जो राग रंग का भर भर प्याला, पीवे और पिलावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे। तो उसको जीना है, और जीने के लिए आपको उसमें डूबना पड़ेगा। तो ये जो रास्ता हमारे गुरु ने बताया और उसको जीने का कोशिश किया हमारे बड़े भाई ने, और बड़े भाई को देखते हुए मैं भी उसको जीने का कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ तक सफल होऊंगा ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्रयास में है। और कोई गलत चीज उनको बर्दाश्त नहीं। मतलब राग को लेके इतने पर्टिकुलर थे कि राग नहीं बिगड़ना चाहिए, उसी के अंदर आपको फ्रेमवर्क करना है। अब लिबर्टी, बहुत सारे लोग रागों के साथ लिबर्टी लेके गाते बजाते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल ये पसंद नहीं था। अच्छा, मैं राग की भी आने वाला था कि हमारे यहाँ ये सुविधा है कि 15 मिनट से लेके आप 45 मिनट, 1.5 घंटा एक राग को एक्सप्लोर कर सकते हैं जी। तो आप लोगों के लिए आइडियल टाइम क्या होता है? मतलब मैं ये आज तक आदर्श समय क्या कहा जाए एक राग को? मैं इसका जवाब देना पसंद करूंगा। हाँ जी, दीजिए, आप भी दीजिए। क्यों देना पसंद करूंगा सर? ये बहुत ही अहम बात है। बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि जो आधे घंटे और 45 मिनट वाला हिसाब किताब हो जाता है, या तो रेडियो के ऑडिशन वगैरह भी। पापा के साथ गाते गाते मूड और एक राग को 1 से 1.5 घंटे का परफॉर्म करने का एक मेंटालिटी जो ऐसा वो कंफर्ट देता है, क्योंकि वो आपको धीरे धीरे वार्म अप करता हुआ लेके जाता है, धीरे धीरे आपके एक्सप्रेशंस को बढ़ाता हुआ आगे लेके जाता है। हालांकि 15-20 मिनट में भी वो परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन जो आनंद है एक्सप्लोर करने का जो पूरा रेंज, मैं हमेशा पापा को बोलता हूँ, मैंने कहा मज़ा नहीं आया। क्यों नहीं मज़ा आया बेटा? मैंने कहा ये आधा घंटा 45, कहते बेटा ये 15 मिनट 20 मिनट में भी शुरू कर दो। लेकिन जान निकलती होगी उस 15 मिनट। अरे 2.5 मिनट में हम लोगों ने राग गाए, गाया है, कंपोजिशन गाया हुआ। वो क्या है ना, कौन सा सरिता प्रोग्राम होता है ना, हाँ, संगीत सरिता एक आता था। संगीत सरिता बॉम्बे में। जी। तो वो 2.5 मिनट में आपको कंपोजिशन गाना है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसमें अस्थाई अंतरा, छोटा सा 1-2 स्वर का आलाप, सब कंप्लीट करके एकदम T20 टेनी समझ लीजिए। तो वो भी किया हुआ है। लेकिन अगर हमको स्पेस मिलता है, किसी भी राग से बड़ा व्यक्ति नहीं है। राग जो है ना वो समुद्र के समान है। पंडित बिरजू महाराज जी बोलते थे ये सागर है, ये 3 ताल जो है, 16 मात्रा जो है, ये 16 गोपियां हैं, और सम जो है कृष्ण है। क्या बात है। तो ये वहाँ महाराज जी दे सकते थे। नहीं, देखिए ये कितना बड़ा सोच है। अब यही बात मेरे पिताजी कहते थे कि मुखड़ा, अब जैसे ऐसो नवल लाडली राधा, संग निरतत लपटी झपटी कान्हा। अब उसमें आपको इम्प्रोवाइज ये करना है कि 16 गोपियां तो उनकी बड़ी खासम खास थी, तो 16 गोपियां किस भाव से इस बात को कर रही हैं कि ऐसो नवल लाडली राधा। तो उसको आपको जीने के लिए तो जगह चाहिए ना, तो वो स्पेस मिलना, और राग को कैसे परत दर परत खोलेंगे, कैसे बढ़त करेंगे। 7 सुर है तो कम से कम हमको 20-25 मिनट तो लगते हैं ना वहाँ तक पहुँचने में, और लगना भी चाहिए। तभी तो हम ऋषभ और गंधार का बढ़त कर सकते हैं, गंधार मध्यम का कर सकते हैं, पंचम धैवत का कर सकते हैं। और हर सुर का एक इम्पोर्टेंस है जी। हमारे पिताजी बोलते थे, मतलब ऐसा दृष्टा आदमी हमने नहीं देखा। वो बोलते थे बेटा ये 7 स्वर 7 पर्सनालिटीज हैं। सा को विजन करो, वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, क्या बात। क्या खूबसूरत व्यक्तित्व का वह मालिक है। ऋषभ को देखो कैसे देख रहा है, कंधार को देखो कैसे देख रहा है। ये दर्शन बोध उन्होंने करवाया है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, इसमें बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। और पिताजी बोलते थे बेटा ये हवा में गांठ लगाने वाला विद्या है। क्या मिसाल है, क्या मिसालें हैं। हमारे पंडित बिरजू महाराज जी भी बोलते थे जी। कि हवा में गांठ लगाते हैं हम लोग। कलाकार जो है, अगर सच्चा कलाकार है, जी। जो नेचर से जुड़ा है, जी। और नहीं तो रटा हुआ तोता तो वो सीताराम सीताराम बोलेगा, राधे श्याम बोलेगा।
कुछ नहीं, जो रटे हो उसको भूल जाओ, नया कुछ करो। अभी एक बनारस घराने की जब हम बात करते हैं तो बनारस घराना तो अपने आप में इतना तीनों चारों उसमें हाँ, नृत्य, गायन वादन संगीत, नृत्य गायन, तीनों में पारंगत लोग रहे। उस क्या फर्क घरानों का आप अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो क्या खासियत अगर समझी जाए? स्टाइल ऑफ सिंगिंग है। अच्छा आप देखिए, घराने तो सभी घराने सर्वश्रेष्ठ हुए, जी और सब लोगों ने कितना रिसर्च किया, कितना कुछ उसमें खोजा, जी कितनी हजारों हजारों कंपोजिशन बनाई लोगों ने। जी और गाना क्या है, वही सारे गम पध निसा, जी। 7 सुर हर घराने में है। उसके अलावा 12 सुर कोमल तिब्र लेके 12 सुर है। उसके अलावा 13वां सुर आज तक विश्व नहीं ढूंढ पाया है। ये भी बड़ा रहस्य का विषय है। और दूसरी बात यह है कि आपका क्या एक्सप्रेशन है। ये जो संगीत है या नृत्य है या वादन है, ये सेल्फ एक्सप्रेशन की चीज़ है। जी आपका जैसा अंतर होगा ना, वही बाहर निकलेगा। जी अब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जी, मैं वही उसी पर आ रहा था कि बनारस अंग जब हम बोलते हैं, बनारस में सबसे बड़ी बात ये थी कि साहित्य को लेके उन्होंने बहुत चिंतन किया। जी और एक टर्म है गणंत, मतलब गढ़ के गाओ, लड़ के गाओ जी, और उड़ के गाओ। क्या बात है, गणंत, लड़ंत, उड़ंत, क्या बात। ये सांगीतिक भाषा में। तो उस तरीके से वहाँ ट्रेनिंग दिया गया। और दूसरा क्या था कि हमेशा उनका सोच ये था कि ये प्रार्थना की चीज़ है, प्रेयर की चीज़ है, मनन, इबादत की चीज़ है। मनन और बाय डिफॉल्ट महादेव की नगरी है, तो एक नेचुरल वो तो डीएनए है संगीत तो का। इस तरीके से बनारस घराना थोड़ा अलहदा इसलिए हो जाता है। जी अच्छा, एकमात्र ऐसा घराना है जी जहाँ ध्रुपद, धम्मार, छंद, प्रबंध से लेके ख्याल से लेके टप्पा, ठुमरी, कजरी, चैती, बिरहा, इतनी शैलियाँ वहाँ सिखाया गया लोगों को। उसमें एक लोक रंग की बड़ी अच्छी सी ललक आती है गायन में, जो हाँ, एक अलग फ्लेवर आपको मिलेगा। जिसको इतना बड़ा कैनवस है बनारस का। अच्छा, चूंकि वहाँ नृत्य का भी है तो गायन वादन वो एक जुड़ा हुआ भी वो जुड़ा हुआ है, एक असल में दूसरे उसको से गाना जुड़ा उस हुआ। तरह से अलग ना करें अगर, बिल्कुल तो वो गाना नृत्य वो तीनों की चीजें एक दूसरे में आई हैं, आई हुई हैं। वो सिंथेसिस है एक तरह महादेव की। आ गए तो नटराज आ गए, और सारी आ गया, चीज़ें, जैसे हमारी बात भी हुई थी सर। और कहीं ना कहीं मतलब मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि मैं सिर्फ बनारस घराना की बात ना करूँ, मैं बात करता हूँ अपने गुरु घराने की। तो मैं हमेशा बोलता हूँ बनारस घराना एक्स पंडित जी लोगों का नाम, एक हमें एक नेचुरल फीचर मिल गया बनारसी भाषी। ये जो अवधि और ये बोलने कहने की वजह से जो बंदिशों का कहन, और उस पे आप लोगों का इतना बड़ा रिसर्च रहा। मेरे बड़े भाई का, शब्दों की अदायगी जो है, बड़े पापा और मेरे पिताजी का ये कहना था कि शब्दों को कैसे जीना है। बहुत क्योंकि clear। अगर लिरिक्स आपका अच्छा है और उसको लिरिक्स को आप समझ रहे हैं, जी। पोएट्री समझ के गाना। उस्ताद आमिर खान साहब भी पहले बोलते थे कि बेटा पोएट्री जानोगे तब तो तुम उसको निभा सकते। सही बात है, बिल्कुल सही। तो साहित्य और संगीत का जो मिलन जी और उसके पीछे विचार मेरे पिताजी ने दिया, और उस विचार को हमारे बड़े भाई पंडित राजन मिश्रा जी ने एक बहुत बड़ा स्वरूप नई दिया। दिशा और उड़ान दी। यहाँ तक कि उन्होंने रागों में भी अपने टोनैलिटी को बदला। ये बात मैंने बहुत महसूस करी है सर, और शायद पहली बार मैं पॉडकास्ट में ये चीज़ ओपन भी कर रहा हूँ। और ये जानने वाली बात है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपने यंग जनरेशन को, यूथ को, मैं गा के तो खैर क्या ही दूंगा, मैं वैसे ही बता देता हूँ कि अगर यमन गा रहे हैं तो थोड़ा तीव्र आवाज़ में, मतलब थोड़ी तीखी, थोड़ा शार्पनेस की ओर गा रहे हैं। पूरिया गा रहे हैं। ग मदनी द प मरे ग प मरे सा। और अगर उसी जगह पे पूरिया गा रहे हैं या फिर श्री गा रहे हैं, तो उसका जो गाने का अंदाज है, ना रे ना, तो ये वोकल टोन जो है वो राग दर राग बहुत बदलते थे। दरबारी उनका सुने या मालकोस सुने या बिहाग सुने, चंचल प्रकृति के रागों में थोड़ा सा हल्का सा हाइस की तरफ, थोड़ा सा हल्का सा नेजल इफेक्ट, और आप लोगों की जो अभी जिक्र रखाव कर रहे हैं दरबारी का,
उसमें जो ग्रेविटी है, जो वजन है, जो तो वो तो लाना पड़ेगा ना। जी अब चूंकि वो दरबार में जी संगीत सम्राट तानसेन जी गा रहे हैं, जी तो पहले तो आपको दरबार सोचना होगा। जी ये अभी हमारे सामने ये दरबार लगा हुआ है, जी और उस दरबार में अकबर बादशाह बैठे हुए हैं और बड़े बड़े संगीत के नवरत्न बैठे हुए हैं। उनके बीच में संगीत सम्राट तानसेन जी गा रहे हैं दरबारी। तो जब इस तरीके का आप विजुअलाइज करिएगा, तब तो आप दरबार में आएंगे ना। अब अभी जैसे एक भजन है हम लोग का, जी। चलो मन वृंदावन हाँ, की क्या ओर, तो बड़ा पॉपुलर हुआ है, मिलियंस में व्यूज आ गए हैं। तो जब तक मैं ट्रैवल नहीं करूंगा वृंदावन, जी तब तक मैं अपने दूसरों को कैसे ट्रैवल करवाऊंगा। जी तो उसको जतलाने के लिए तो आपको वृंदावन में जाना पड़ेगा, या कोई भी हो। अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो, कोई भी भजन हो, साधो ऐसा ही गुरु भावे, जो राग रंग का भर भर प्याला, पीवे और पिलावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे। तो उसको जीना है, और जीने के लिए आपको उसमें डूबना पड़ेगा। तो ये जो रास्ता हमारे गुरु ने बताया और उसको जीने का कोशिश किया हमारे बड़े भाई ने, और बड़े भाई को देखते हुए मैं भी उसको जीने का कोशिश कर रहा हूँ। जी कहाँ तक सफल होऊंगा ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्रयास में है। नहीं, अच्छा, घरानों से ये एक और बात मुझे जहन में आई कि एक तो आपका घराना, और फिर आपका एक दूसरे घराने से जो मिलन हुआ, लखनऊ घराना कथक से। लखनऊ घराना हमारे लिए तो हिंदुस्तान का जितना घराना है, किराना घराना, जयपुर अतरौली घराना, आगरा घराना, यहाँ वो शादी हुई नहीं वो शादी तो लखनऊ घराने में हुई। पंडित बिरजू महाराज जी मेरे उसी पर आ रहा था, ससुर जी हुए, लेकिन वो कैसे हुआ वो मुझे जरा जानना नहीं, वो तो चूंकि हमारे समाज में, जी जैसे हम लोग मिश्र हैं, जी पहले तो बिरजू महाराज जी भी ब्रजमोहन मिश्र थे, जी। बाद में महाराज जी की टाइटिल उन लोगों को मिली, शंभू महाराज जी, अच्छन महाराज जी और लच्छू महाराज जी, ये लोग हुए। तो महाराज का एक टाइटल मिला उन लोगों को, तो वो लोग महाराज लगाने लगे, हम लोग मिश्र लगाते थे। तो चूंकि एक परिवार में ये था कि जानी पहचानी घर की लड़की आवे, जी तो उस नाते हमारी शादी की जब उम्र हो गई तो तलाश शुरू हो गया। जी तो वो तलाश खत्म हुई बिरजू महाराज जी के घर पे। क्या बात है। उनकी बड़ी बिटिया जो हैं, जी और वो मेरी पत्नी बनी, जी और मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि पंडित बिरजू महाराज जी से नज़दीकी और बढ़ गई। उनको तो बचपन से देखते आ रहे थे, और उसके मतलब उनको हम लोग कई बार स्टेज से भी राजन भैया बोले कि, जबकि उनको वो जीजा बोलते थे, अच्छा रिश्ते में, दूर के रिश्ते में वो जीजा लगते थे। अच्छा तो बोले मेरे जीजा जो हैं मेरे गुरु भी हैं, अच्छा क्योंकि जब मैं नाचता हूँ और मैं जब गाता हूँ तो मैं अंदर ही अंदर नाचता भी हूँ। हाँ और जो गायक को नाचने नहीं आया तब तक आप संपूर्ण गायक नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। ये बहुत बड़ी सच्चाई मैं बोल रहा हूँ। क्या बात है। ये टोटलिटी में जो बॉडी है ना, जी ये तीनों जब मिलेंगे, गायन वादन नृत्य जब मिलता है, तब वो जाके संगीत उत्पन्न होता है। नहीं, इसमें मैं एक रोमांटिक एनेक्डोट डाल देता हूँ क्योंकि पिताजी तो बोलेंगे नहीं, और क्योंकि बचपन से हमारी मित्रता बहुत ज़्यादा रही है, तो ये घूमते फिरते मुझे कुछ सीक्रेट वेपन्स दे दिए हैं उन्होंने। तो इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये रही है कि मैंने पूछा कि भाई आपकी कैसे ये मोहब्बत कैसी जगी, क्या हुआ। तो उसके पीछे मम्मी की तरफ से एक कहानी ये है कि दरवाजे पे घंटी बजी, और क्योंकि मैं बड़ी बेटी तो घर का काम काज मैं ही देखती थी, और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक बहुत खूबसूरत सा गोरा इंसान पीले कुर्ते पे पहना हुआ है और पीला शर्ट और उसमें ग्रीन लेसेस थे कुछ ऐसा, और ग्रीन पैंट कलर ये तो और छाती थोड़ी सी खुली हुई। तो मैं तो देखते ही हैरान होगी। और पिताजी की तरफ से ये है कि मुझे चोट लगी थी तो उनको कुछ नहीं मिला, तो वो फिल्मी सीन वाला हुआ अच्छा कि वो आंचल फाड़ के उन्होंने बांध दिया। तो मुझे बोले कि उसी समय मुझे लग गया कि हाँ, इस घर से नहीं हाँ शादी है। ये हमेशा मतलब बहुत नहीं, बड़ा जरूरी है। कुछ लोग होते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ देते नहीं, गड़े मुर्दे का बात नहीं है, मेरा भी तो नहीं, अब ये कैरेक्टर बिल्डअप में ये सारी बातें बड़ी अनिवार्य इसलिए थी। भी मैं कि
महाराज जी से मेरी भी थोड़ी बहुत राह रस्म थी, उनका बहुत प्रेम मुझे भी मिला। कभी इस मामले में चर्चा नहीं हुई। मुझे अरे बाद में वहाँ भी सारांश से पता एक्सेप्टेंस चला की कि एक ये- कहानी मैं चाहूंगा कि पापा कि बताएं छोटा सा एक कहानी मैं जी, बताता मैं हूँ। जब पहुंचे। कि ये दो नहीं, एक नहीं, कलाकार का देखिए, दामाद होना कलाकार भी- का दामाद होना जी। और कलाकार जो है वो भी पंडित बिरजू महाराज जी, वो कर तो दिए शादी, बिटिया से निवृत्त हो गए, हाँ, जिम्मेदारी खत्म। जिम्मेदारी खत्म हो गई। लेकिन जब मैं मतलब हम लोग गए थे हनीमून पे, अपने नेपाल गए थे, हमारे लिए वही सबसे नज़दीक का विदेश था। 79 की बात है। तो वो वहाँ- विदेश भी नहीं था, मतलब आप ऐसे ही जा सकते थे। हाँ नहीं, अभी भी जा सकते हैं, लेकिन विदेश तो विदेशी था, नेपाल दूसरा ही देश था। खैर वहाँ से 22 दिन हम लोग घूम के पूरा नेपाल वपाल वापस दिल्ली आए, तो भाई बेटी के हृदय में ये हुआ कि मम्मी पापा से मिले, मतलब महाराज जी से और माता जी से मिले। तो बोली कि कथक केंद्र में बाबू से मिल लेते हैं, बाबू बोलते थे, हम लोग भी बाबू ही बोलते हैं। ये किस ईयर की बात होगी? 79। 79। हाँ। हमने कहा चलो मिल आते हैं। तो महाराज जी का वहाँ एक छोटा सा मतलब रूम था कथक केंद्र में, मैं जानता हूँ। उनके हॉल के पीछे ही। जी। मतलब आप जहाँ इसका बैठे हैं, बस- नहीं मतलब इतने ही में बहुत सारा छोटा सा रूम रूम था, था। उसमें अथलेटिक होने की एक ये- तखत, हाँ, हाँ, वो महाराज जी एथलेटिक एक अवस्था में तखत था, इतना सा जमीन था, शिष्याएं सब बैठी हुई हैं बाहर, एक वो पेंट्री जैसा उन्होंने टेबल पे रख के चाय वाय बनाने का। जी। तो हम लोग पहुँचे, तो अब भाई अपने फादर से इतने दिनों बाद, महीने भर बाद मिल रही हैं, तो ये तो जाते ही मेरी पत्नी जो है, अरे बाबू बाबू करके एकदम चिपक गई। तो बाबू का रिस्पांस, मतलब मैं तो नोटिस कर रहा हूँ कि वो तो कहीं खोए हुए हैं। अरे अरे ठीक हो ठीक हो ठीक हो, ये भी नहीं बोल रहे हैं कि बैठो बेटा, कैसा रहा तुम लोगों का ट्रिप, कैसा रहा, कुछ नहीं। अब मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ दामाद का बड़ा सम्मान होता है, बिल्कुल। और वहाँ कोई सम्मान ही नहीं मिल रहा, ना एक बार बोल रहे हैं कि बैठो बैठो, और ये ज़बरदस्ती बात की जा रही है। तो बाबू हम लोग नेपाल गए थे, वहाँ वो मंदिर गए, पशुपतिनाथ गए, तो यहाँ गए, वहाँ अच्छा अच्छा अच्छा, वो जैसे सुन ही नहीं रहे हैं। मैं उनके भाव को देख रहा हूँ, वो कहीं खोए हुए हैं। तो 20-25 मिनट बाद हमने कविता का हाथ पकड़ा, हमने कहा अब चलो अम्मा के पास चलते हैं, मदर के पास। जी। अच्छा बाबू हम लोग चलें? हाँ ठीक है। हम लोग भी निकल गए। फिर उसके बाद बाहर निकल के हमने कहा यार अजीब, मेरे ससुर जी हैं, जरा सा भी रिकॉग्नाइज नहीं किए, हमारा पैर और पूजा किए थे शादी में। यहाँ पहचान ही नहीं रहे हैं, बड़े विचित्र आदमी हैं। अब मैं अपने भावावेश में उनको बोला कि ठीक है, बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन मैं भी उनका दामाद हूँ, मैं भी कुछ हूँ। तो वो बोले अरे आप जानते नहीं, बाबू खोए रहते हैं, पता नहीं कुछ मात्रा तिहाई बना रहे होंगे। चलिए अम्मा के पास गए, तो अम्मा फायर हो गई। ये कौन सी बात होती है? हरिशंकर जी मिले थे ना। हाँ, वो उनके म्यूजिशियन थे, हरिशंकर राय करके, वो गाते थे। अरे जीजा, वो बेचारे जीजा दीदी, जीजा दीदी, आइए चाय वाय पिलाए महाराज जी। हम बोले पानी नहीं पूछे, आप चाय की बात करते हैं। तो खैर जो भी हुआ सो हुआ। फिर उसके बाद मैं अवॉइड करने लगा, मतलब पत्नी जाए मैं बाहर खड़ा रहूं, मुझे नहीं मिलना है। एक बार क्या हुआ, उस्ताद आमिर खान साहब के याद में एक प्रोग्राम हुआ, एक महेंद्र शर्मा जी थे रेडियो में, जी। उनके शिष्य थे, उन्होंने प्रोग्राम किया। तो उस समय अपने कथक केंद्र में महाराज जी जीवन पानी जी से बोल के एक कमानी का जो स्टेज है उस साइज का उन्होंने हॉल बनवाया था। अच्छा, हाँ, पीछे था एक। हाँ, ये 80s की बात है, 80-81 की बात होगी। जी। ताकि रिहर्सल वहाँ करें, क्योंकि रिहर्सल वहाँ करते थे तो पैसा बहुत लगता था कमानी में। जी। तो एकदम एग्जैक्ट साइज का उन्होंने हॉल बनवाया था। तो नया नया हॉल था, कुछ दिनों के लिए महाराज जी उसके डायरेक्टर हुए थे कथक केंद्र के। तो महेंद्र शर्मा जी जाके उनसे बात किए, उन्होंने कहा हाँ भाई म्यूज़िक होगा तो करिए, संगीत का प्रोग्राम। तो बोले कि आपको चीफ गेस्ट बनना होगा। बोले ठीक है आऊँगा। दिन का प्रोग्राम था।
तो अमजद भाई वगैरह सभी इनवाइटीज थे, सभी लोग आए और हम लोगों का गाना उन्होंने रखा था। तो महाराज जी पहली बार सुने वो अच्छा, हम लोगों को। रियली? हाँ, उसके पहले वो नाम सुने थे कि हाँ राजन साजन ठीक कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन ज़्यादा तवज्जो नहीं दिए। तो जब गाना वो उन्होंने सुना, और अभी तक याद है हमें, सलग बराली तोड़ी हम लोगों ने गाया था। और कुछ होता है ना, राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए, उस दिन का गाना कुछ ऐसा ही हो गया, स्पिरिचुअल गाना था। हम लोग खुद ही ट्रांस में जा रहे थे स्वरों के। तो जब 1.5 घंटे के बाद अब महाराज जी ऐसे बैठ के सुन रहे थे और उनके आंख से आंसू निकला, स्वर का असर हुआ उनके ऊपर। तो जब हम लोग खड़े हुए तो हम दोनों भाइयों को गले से लगा के बोले, आज 40 साल के बाद में हमारे आंख से आंसू निकला है सुर से। डागर साहब, बड़े डागर साहब, हाँ, उनके आलाप में हमारा आंसू निकला था और आज निकला है। उस दिन से बिरजू महाराज जी हम लोगों को पहचानने लगे, क्या बात है। और खास करके मुझे पहचानने लगे। तो दामाद की पहचान बढ़ गई तो मेरे भी थोड़े से भाव बढ़ गए। और फिर उसके बाद तो उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना लाड दिया, कुछ भी काम हो साजन भैया से बिना बात किए नहीं करेंगे। तो ये हमारा सौभाग्य था। बेचारे का शादी करने का नुकसान भी रहा, जो कि मैंने देखा कथक केंद्र जाते हुए एक से एक खूबसूरत लड़कियां आ रही हैं, जीजा बोल के जा रही हैं, तो जगह जीजा हो गए थे। वो तो हाँ, अब मैं पूछता हूँ, मैं कहा जीजा क्या है बोल रही है, कि मम्मी की बहन कहते हैं अरे अब बोलने दो बेटा, जिसको भी जो नहीं, बोलना है। खुशी भी होती थी। मैं ये क्रिएटिवली, हाँ, जो महाराज जी के पास तो पूरा खजाना था ठुमरियों का, उनकी कोई चीजें आप लोगों ने कभी गाई? हाँ हाँ, बहुत सा। हम लोगों का 5 जी स्टेज पे प्रोग्राम हुआ, इवन लंदन में भी हुआ, जी बॉम्बे में हुआ, दिल्ली में हुआ, देहरादून में हुआ, पटियाला में। जी 3 लीजेंड्स करके एक प्रोग्राम हुआ था, जी। जिसमें पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित किशन महाराज जी और हम लोग, ट्रायो मतलब इस तरीके का। तो उस प्रोग्राम में हम लोग अपने कंपोजिशन गाते थे, उस पर महाराज जी भाव बताते थे, और महाराज जी की कई चीज़ें थी। वो थी ना यार, नहीं मोरी तोरी नहीं, दूसरी वो कंपोजिशन, न मानूं। हाँ नहीं बेटा, अरे महाराज जी की ठुमरी, बिंदादीन महाराज जी की, अभी खैर ख्यालात में नहीं आ रहा है। तो वो ठुमरी हम लोग गाते थे, तो उस पर भाव करते थे। एक यूट्यूब पे भी वीडियो है, जी हम लोग ऑडियंस में बैठे हुए हैं, महाराज जी को डांस नहीं करना था। हम भाव दिखा रहे हैं। हाँ नहीं, अचानक से जाकिर भाई आ गए। जाकिर भाई किसी और प्रोग्राम में आए थे, तो वो वहाँ पता चला कि कला आश्रम का प्रोग्राम है, तो आ गए। तो सरस्वती जी ने कहा कि भैया आप आ गए हैं तो थोड़ा महाराज जी खड़े हो जाएं। तो महाराज जी खड़े हुए स्टेज पे, जाकिर भाई तबले पे आ गए। तब तक महाराज जी का निगाह पड़ गया, बोले अरे राजन भैया, साजन भैया ऊपर आ जाइए। हम लोग भी आ गए। बहुत ही सुंदर तो प्रोग्राम। वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा, और उसमें पढ़ंत भी किया है। राजन भैया बड़ा अच्छा पढ़ंत करते थे। तिहाइयाँ बहुत हाँ, कृतक थुन का इतना वैरायटी करते थे वो, तो महाराज जी को बड़ा प्रिय था। तो एक तरफ महाराज जी, एक समय वो वीडियो आप कभी देखिएगा, तो उसमें जाकिर भाई ने अपना तबला खिसका दिया राजन भैया की तरफ। जब उन्होंने कीर्तक तुन की तिहाई करी तो कह रहे भैया तो अब तो आप ही बजा भी लो। तो ये प्यार है, ये बिना प्यार के, बिना सरेंडरनेस के नहीं हो सकता है। स्वराज, अब क्या लगता है, अब जब आप गा रहे हैं पिताजी के साथ, जी। ऑडियंस का रिस्पांस देखकर क्या लगता है आज? नहीं, बहुत सौभाग्य है सर। बहुत प्यार करते हैं सब लोग, और बहुत आशीर्वाद देते हैं, और मतलब आप ही लोगों का दिया हुआ है वो सारा आशीर्वाद है। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं भी वो मौन भरने का प्रयास रखूं जो पापा ने किया है। तो सभी ऑडियंस ने, सभी लोगों ने मुझे बड़े कम समय में एक्सेप्ट कर लिया। ये मेरे बहुत भाग्य की बात है। बुजुर्गों का आशीर्वाद सब बिल्कुल आशीर्वाद है, क्योंकि इतने कम समय में इतना एक्सेप्टेंस, और मैं कोई तैयार गवैया नहीं हूँ, कोई ऐसी मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई कि मेरे को बहुत ही फास्ट तान और सरगम और वो करना है। और ना केवल ऑडियंस, बल्कि सब हमारे शिष्यगण
और प्रेमीगण और मित्रगण सब ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो आज कॉन्सर्ट्स में क्या माहौल रहता है? क्योंकि मैं बहुत जब भी गया हूँ तो कभी आधे घंटे में गा के निकल गए। बड़े बड़े कलाकार, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ आज के दौर के, डिपेंड करता है कि कौन ऑर्गेनाइज किया है और कितना समय है। अब चूंकि हाल का भी टाइम का लिमिट होता है, जी लेकिन भगवान की दया से अभी तक जहाँ भी हम लोग गाए हैं जी, वहाँ 1.5 घंटा से नीचे तो हाँ मतलब मुझे याद है अपना भी पेट नहीं भरता है। पंडित करेक्ट कह रहे हैं आप, बिकॉज पंडित भीमसेन जी को मैंने सुना और दूसरे जब भी तो 2.5-3 घंटे का एक पूरा तसल्ली करके आदमी निकलता था कॉन्सर्ट। सलीम सर, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊँ तो कोमल निषाद होता है बड़ौदा में, हाँ, बड़ौदा में, और वो पेट भर के संगीत सुनते हैं। मतलब वो 4.5-5 घंटा से नीचे नहीं होता। नीचे नहीं होता है। तो मेरा और एक और आपको एक रिकॉर्ड बताऊं, हम लोगों ने वो, खैर हम लोगों ने प्रयास नहीं किया कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। हाँ हम लोग बॉम्बे में सन्मुखानंद में जी, सुबेरे 6:30 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक हम लोगों ने गाया था, टाइम 3 इंटरवल। समय के जी, भैरव से भैरवी तक भैरव उसका से नाम था। भैरवी तक उसका नाम था। और भैरव के प्रकार हम लोगों ने गाए थे, फिर उसके बाद तोड़ी के प्रकार गाए थे, फिर सारंग के प्रकार गाए थे, फिर इस तरीके से मुल्तानी भीमपलासी ट्रेवल करते करते श्री पे आए, फिर श्री से धीरे धीरे मालको एंड हुआ था दरबारी, और फिर अंत में भैरवी गा के ख़त्म किए थे। और उसमें ऑडियंस जो थी वो टिकटेड ऑडियंस थी। वो हमारे साथ साथ वो संगीत का आनंद के साथ साथ उनका ब्रेकफास्ट, लंच और हाई टी, क्या बात है। वो सब साथ साथ चला। और उसमें इंटरेक्शन हुआ हम ऑडियंस के साथ में। जी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं महाराष्ट्र के, राहुल सोलापुरकर, जी आप जानते होंगे। जी जी, वो हमारे साथ एंकरिंग कर रहे हाँ थे। जानते हूँ, हाँ, हट्टे कट्टे बहुत, दोस्त हैं हमारे जी। हाँ। तो बहुत ही उन्होंने रिसर्च किया और उस तरीके का क्वेश्चनिंग किया, और वो प्रोग्राम अपने आप में बड़ा एक अलग बड़ी बात यूनिक है। प्रोग्राम है। यूनिक प्रोग्राम और था। हर राग में 10 से 12 बंदिशें, मतलब 5 से तो मैक्सिमम जो बनारस घराने की जो विशेषताएं चीज़ें थी archive उसमें उनका यही था कि भाई बनारस का, अब देखिए क्या है कि मतलब हिंदुस्तान का सबसे पौराणिक शहर है बनारस, बिल्कुल और वेदों में, उपनिषदों में इसका जिक्र है कि काशी सांस्कृतिक राजधानी थी। जी और वहाँ पे ये आ गया समाज में कि काशी में अगर गाना होता है तो सिर्फ गायिकाएं गाती हैं, वो भी ठुमरी गाती हैं, या वादन होता है या नृत्य होता है। ख्याल, ध्रुपद, धम्मार, इस सबको काट दिया गया। उसके पीछे भी बहुत सारा बातें हैं। तो हमारे बड़े भाई ने ये प्रण किया कि हम ठुमरी तब तक नहीं गाएंगे जब तक ख्याल को स्थापित नहीं कर लेंगे। और उसको स्थापित करने में 40 बरस लगा राजन मिश्रा, साजन मिश्रा को। जब वो स्थापित हो गया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हाँ बनारस घराने में है, तो वो विद्या जब आपके पास है, जब आप उसको लोगों तक लोहा मनवाएंगे तभी मानेंगे लोग। हाँ, तो लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और माना कि नहीं भाई। तो इस तरीके का वो क्वेश्चन वहाँ पे उठा। राहुल सोलापुरकर जी ने कहा कि भाई इतना पौराणिक नगर, वहाँ पे ख्याल, ठुमरी, मतलब ये नहीं आया, ध्रुपद धमार नहीं आया, तब उनको प्रमाण दे के हम लोगों ने गाया बजाया। क्या बात है। ये एक मैं घरानों का जो मैं सवाल था उसके पीछे सब ये था घराने कि- सर्वश्रेष्ठ हैं। कि कम ज़्यादा की नहीं, लेकिन खासियत बता दी जाती कि इनके यहाँ ये अच्छा है, इनके यहाँ ये अच्छा हाँ, है, किसी इनके का यहाँ सुर लगाने का तरीका हाँ, अच्छा है, लेकिन किसी को तान। समग्रता में कभी किसी घराने को उस तरह से नहीं, सभी घरानों में देखिए, सब घराने इतने सर्वोच्च हुए जिनको आज 200-250 साल का जन्म है घरानों का। अच्छा, उसके पहले जन्म नहीं था। स्टाइल ऑफ सिंगिंग जो हुआ कि भाई उन्होंने सुर लगाने का, जैसे किराना में है सुर की प्राथमिकता है, आगरा में थोड़ा लड़के भिड़ के गाने की प्राथमिकता है। जी तो इस तरीके से हर गाने का अपना एक विशेषता हुआ, स्टाइल ऑफ सिंगिंग हुआ, और वो बहुत ही अलहदा और बहुत ही ऊंचे स्तर का हुआ। जी
सारे घराने इस्टेब्लिश हो गए, हम्म, बनारस घराना नहीं इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि उस जमाने में वहाँ की गायिकाएं इतनी प्रसिद्ध हो गईं। जी, गायिकाएं सीखी किससे? उस्तादों से। उस्तादों से, पंडितों से सीखी। वहाँ के जो गुरु उस्ताद थे उन्हीं से न सीखा। तो वो गुरु का नाम वहाँ गौड़ हो गया, हाँ, शिष्यों का नाम आगे बढ़ गया। प्लस ट्रैवल बड़ा मैटर करता था सर, वो नदी पार नहीं जाने का और ये सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन अगर मैटर आप करती थी। देखिए तो इसी पे अगर बात करें, जैसे मैं बात कर रहा था कि जयपुर अतरौली घराने के आपको मिलते हैं साउथ में, गडक के आसपास। जी, आप किराने घराने के पंडित भीमचंद सवाई गंधर्व जी, ये सब वहाँ हाँ, अब्दुल साउथ में करीम मिलते खान मेरे साहब। ख्याल से पापा एक अच्छा, रिसर्च ये भी जो हुआ ना कि ये ट्रैवल सब हुआ है यूपी से ही। बस देखिए, उस मैं बताने जा रहा हूँ। जी, बनारस घराना बनारस में रह के इस्टेब्लिश हुआ। हाँ, किराना सहारनपुर के पास में कैराना गांव है। कैराना गाँव, जी जी उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब जी, के परिवार में सारंगी का बहुत बड़ी मान्यता थी। अच्छा, और जितने सारंगी होते थे सब गाना पहले सीखते थे, तब फिर वाद्य यंत्र में उसकी कोशिश करते थे कि वो एलिमेंट आए। हाँ एलिमेंट आए। तो उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब बड़े अच्छे गवैये हो गए, और इतने सुरीले थे, मतलब जैसे हारमोनियम का रीड बज रहा है जी, गले में, ऐसा सुर ऊपर वाले ने अता किया। तो एक दिन ऐसे ही बचपना वाला सवाल होता है ना, गुरु से, पिताजी से बोल दिया तो उन्होंने इतना बड़ा डांट लगाई, बहुत बड़े कूड़ हो तुम, आफताबे मौसकी का गाना समझ में नहीं आ रहा है बेटा। ऋषभ लगा दिए तो लगा कि 200 ट्यूबलाइट एक साथ जल गया। कितनी सच्चाई थी उन सुरों में। दादाजी के जो एक्सप्लेनेशन और हम लोग को जो रसास्वादन होता है ना, ये कहीं ना कहीं आज के ज़माने में कहीं मुझे लगता है खटकता Missing है। ये मिसिंग है।